हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बहुत लंबे टाइम बाद आज इस चैनल पे कोई वीडियो डल रही है। तो इंस्टीट्यूट तो बंद हो गया, सब कुछ कर दिया, लेकिन हाँ पढ़ाने की हुड़क नहीं गई। तो आज कुछ एक ऐसी वीडियो बना के डाल रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव, जो कि स्टूडेंट्स के लिए सीए इंटर, सीए में इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स के लिए तो है ही है, प्लस जनरली एक लेमैन को भी इनकम टैक्स के बारे में जो पता होना चाहिए उसके लिए भी। तो डिसअलाउंसेस अंडर इनकम टैक्स अंडर व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस और प्रोफेशन। जब आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। तो पीजीबीपी का एक चैप्टर है जिसमें ये डिसअलाउंसेस की बात दे रखी है, तो मैं उसकी बातें आज आपसे शेयर करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब हम पीजीबीपी मतलब बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे होते हैं, प्रोफेशन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑब्वियस सी बात है, फिर तो आपको पता ही होगा, तो ये बातें क्यों देखनी है। लेकिन आप मेडिकल प्रोफेशन में, आप लॉ के प्रोफेशन में, बहुत सारे प्रोफेशन की बात दी हुई है इनकम टैक्स में, ठीक है। आप प्रोफेशनल इनकम कमा रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो इन कुछ बातों का ध्यान रखिएगा। इनकम टैक्स में तीन बातें, तीन जगह पे हमें राइडर्स लगाए गए हैं। मतलब क्या कि वो कहते हैं खर्चा तो करो, लेकिन खर्चा करते हुए ये तीन बातें थोड़ी सी ध्यान में रख लो। एक है सेक्शन 40, एक है सेक्शन 40A और एक है सेक्शन 43B। 43B, तो इन तीन सेक्शंस का ध्यान रखिए जब आप बिजनेस या प्रोफेशन कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं, वैसे तो इसमें बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं, इनकम टैक्स एक्ट में क्लॉजेस होते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं, लेकिन मैं सारे क्लॉजेस की बात नहीं करूंगा, एक दो इंपॉर्टेंट की बात करूंगा। इसी तरीके से 40A में भी बहुत सारे सबसेक्शंस हैं, लेकिन सारे की बात नहीं करूंगा, एक आध जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रहने चाहिए, उसकी बात करूंगा। और 43B बहुत बड़ा सेक्शन है, मैं सिर्फ और सिर्फ 5-10 मिनट में कोशिश करूंगा कि आपको इन चीजों की ओवरव्यू दे। क्या है ये सेक्शन? सेक्शन 40 क्या कहता है? सेक्शन 40 में दो क्लॉजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से हैं वो दो क्लॉजेस, जरा सुनिएगा। एक है क्लॉज ए आई और एक है ए आई ए। क्या कहते हैं ये? मेरी दूसरी वीडियो जो आने वाली है कंसेप्ट ऑफ टीडीएस के ऊपर आने वाली है, तो उसी से रिलेटेड एक क्लॉज है टीडीएस। अगर ये सेक्शन कह रहे हैं दोनों, ये इनमें से ये वाला तो रेजिडेंट रेजिडेंट पेई के लिए है और ये है एनआर पेई के लिए। क्या है ये सेक्शन? टीडीएस का कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए तो खर्चा है, बीइंग अ बिजनेसमैन अगर मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं तो वो मेरे लिए तो खर्चा है। लेकिन इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाई वो सामने वाले की तो इनकम बन रही है। मतलब क्या, मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मैं अगर बिजनेसमैन हूं या मैं प्रोफेशनल हूं और मैं किसी को पेमेंट कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहा हूं, वो सामने वाले की तो इनकम बन रही है ना, वो सामने वाले के लिए तो इनकम बन रही है जिसको मैं पे कर रहा हूं, ठीक है। तो मेरे को उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना है। मेरे को क्या करना है, उसका टीडीएस काट के गवर्नमेंट को पे करना है। अब मैंने कहा गवर्नमेंट जी मैं अपने इनकम टैक्स दूंगा, सामने वाले की इनकम पे अगर टैक्स काट के मैं दूंगा तो फायदा ही क्या? आप लोग काम करो ना, वो अपनी इनकम पे खुद टैक्स जमा कराएगा, मैं क्यों कराऊं उसका टैक्स जमा? तो वो क्या कहते हैं कि नहीं, टीडीएस तुम्हें काटना है और उसका जमा कराना है। मतलब क्या, जो मैं इसको इनकम दे रहा हूं, सपोज कीजिए मैंने इसको प्रोफेशनल फीस दी 10 लाख रुपए की, तो मेरे को इसका 10% का टीडीएस काटना है, 1 लाख रुपए का टीडीएस काट के सामने वाले को 9 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। मैंने कहा सर बात ऐसी है, मैं अपना इनकम टैक्स भरूंगा, मैं सामने वाले का टीडीएस काट के नहीं जमा करा रहा, आप क्या करोगे? तो वो कहने लगे मान जा हमारी बात, वरना क्या होगा? मैंने कहा वरना क्या होगा आप ये बता दो। तो कहने लगे कि अगर तूने सामने वाले का टीडीएस काटना था एज पर इनकम टैक्स एक्ट और काट के नहीं जमा कराया, काट के नहीं जमा कराया, देन इन दैट केस अगर तूने पेमेंट रेजिडेंट एसएससी को की है, किसको की है? रेजिडेंट, जो इंडिया में रहने वाला है, बस इतनी की बात समझो। वैसे यहाँ पे ओआर और एनओआर दोनों कवर होते हैं, ठीक है। तो जितना खर्चा तूने किया उसका 30% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। मैंने कहा मतलब क्या? सामने मैंने लैंडलॉर्ड से जगह ले रखी है जिसपे मैं अपना प्रोफेशन चला रहा हूं, ठीक है, उसे 5 लाख रुपए पूरे साल का रेंट अगर मैंने पे किया और उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटा, टीडीएस काटना बनता था, हाँ सर सेक्शन 194 आई है जिसके में टीडीएस काटना बनता था। अगर मैंने उसका टीडीएस नहीं काटा तो 30% खर्चा, क्योंकि मेरा तो खर्चा है ना ये,
तो मेरा ये खर्चा 30% डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब मेरे को सिर्फ और सिर्फ 3,50,000 का खर्चा अलाउ होगा, बाकी 1,50,000 डिसअलाउ हो जाएगा, वो मेरे को अलाउ नहीं किया जाएगा। जैसे मैंने जो अभी ये एग्जांपल लिया, यहाँ पे मैंने 10 लाख रुपीस की प्रोफेशनल फीस पे करनी है, प्रोफेशनल फीस 194J लगता है, 30,000 के ऊपर की प्रोफेशनल फीस पे की, तो मेरे को 194J में अगेन 10% का टीडीएस काटना है। अब मैंने टीडीएस अगर नहीं काटा तो ये 30% फीस मेरे को खर्चा अलाउ नहीं होगा। मतलब खर्चा तो मेरा 10 लाख का है, पीएनएल में मेरे को क्लेम करना है 10 लाख, लेकिन मेरे को केवल 7 लाख अलाउड होगा, 3 लाख मेरे को डिसअलाउड हो जाएगा। सर इसका कोई सॉल्यूशन बता दो। बेटा कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेट या जैसे मर्जी, जब भी आपको ठीक लगे, जब आपको पता चल गया कि आपने टीडीएस नहीं काटा तो टीडीएस काट के जमा कराओ। जब टीडीएस काट के जमा करा दोगे तो ये जो 30% डिसअलाउ हुआ था वो हम आपको अलाउ कर देंगे। सिंपल सा सेक्शन बताया मैंने। लेकिन नॉन रेजिडेंट पेई के लिए तो और घातक है। मतलब क्या, आपने किसी नॉन रेजिडेंट या आउटसाइड इंडिया किसी को पेमेंट की जिसके ऊपर टीडीएस काटना बनता था, सेक्शन 195 या और अदर सेक्शन एज पर डीटी वगैरह, और आपने टीडीएस नहीं काटा, आपने टीडीएस नहीं काटा, तो यहाँ पे तो बहुत घातक बात लिखी हुई है कि 100% खर्चा, कितना 100% खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। मैंने किसी को प्रोफेशनल फीस पे करनी है आउटसाइड इंडिया, 10 लाख रुपीस की पे कर दी और टीडीएस नहीं काटा एज पर सेक्शन 195 या जो भी, तो अगर नहीं काटा देन ये पूरा का पूरा 10 लाख रुपए का खर्चा मेरे को डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है जी। तो पहली बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं तो टीडीएस काटना बनता है तो आप टीडीएस काटिए। फिर टीडीएस काटना किस पे बनता है, नेक्स्ट वीडियो देख लेना। ठीक है, उसके बाद है सेक्शन 40A में दो सेक्शन मैं आपको बता देता हूं। एक है सेक्शन 40A2 और एक है 40A3। बड़ा ब्रीफ में बताऊंगा, बड़ा ब्रीफ में, ठीक है ना। डिटेल वीडियो कभी बनाई तो बनाई। ठीक है, 40A2, अगर मैंने कोई खर्चा किया, ध्यान से सुनना, अगर मैंने कोई खर्चा किया और उसकी पेमेंट किसी अपने रिलेटिव को की है। सर आपका रिलेटिव कौन? सर मेरा जानी दुश्मन, मतलब मेरी स्पाउस, दूसरा मेरे बच्चे, मेरे पेरेंट्स के पेरेंट्स। रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है, वो देख लेना। सर अगर मैं कंपनी हूं तो कंपनी का तो कोई रिलेटिव ही नहीं होता। बेटा उसका सबसे बड़ा रिलेटिव होता है उसका डायरेक्टर, और डायरेक्टर के रिलेटिव। शेयर होल्डर मत कह देना, क्योंकि ऐसे तो रिलायंस के बहुत सारे शेयर होल्डर है, वो सारे रिलेटिव हो जाएंगे। शेयर होल्डर वो जो 20% या उससे ज्यादा की इक्विटी शेयर होल्डिंग होल्ड करता हो। तो मैं रिलेटिव की डेफिनेशन थोड़ी ना समझा रहा हूं, मतलब ओवरव्यू दे दिया। पार्टनरशिप फर्म में कौन रिलेटिव होगा? पार्टनर ही रिलेटिव, मतलब पार्टनरशिप फर्म एक अलग एंटिटी है, उसके पार्टनर्स उसके रिलेटिव और पार्टनर्स के रिलेटिव। समझ में आ गई ना बात। उसके बाद ये चीजें कवर कर दी। तो अगर मैंने जो खर्चा किया है वो अपने किसी रिलेटिव को दिया और वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, मैं ओवरव्यू दे रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं आ रहा, अगर वो मार्केट वैल्यू से ज्यादा है तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब क्या, मैंने गुड्स खरीदे, मैंने अपने बिजनेस के लिए गुड्स खरीदे और उन गुड्स की बाजार में कीमत है 5 लाख। कितनी है? 5 लाख। और अगर मैंने वो गुड्स अपने भाई से खरीदे हैं और उसको 7 लाख की पेमेंट कर दी, कितने की पेमेंट कर दी? 7 लाख की पेमेंट कर दी, तो एक्सेसिव पेमेंट कितनी हुई? 2 लाख रुपए। ये 2 लाख रुपए का खर्चा डिसअलाउ है। समझ में आई बात? 40A3 अगेन बड़े डिटेल के सेक्शन है, लेकिन मैं तो ओवरव्यू दे रहा हूं। क्या कह रहा है कि अगर आपने कोई खर्चा किया, क्या किया? खर्चा किया, और उसके लिए एक दिन में उस खर्चे के लिए पेमेंट एक दिन में 10,000 से ऊपर दे दी। कितने की से ऊपर दे दी? 10,000 से ऊपर दे दी, तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। वो खर्चा पूरा का पूरा डिसअलाउ हो जाएगा। मतलब क्या, एक दिन में एक खर्चे के लिए एक बंदे को अगर मैंने पेमेंट कर दी 10,000 से ज्यादा की, तो वो खर्चा कैश में कर दी तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। सर कैश ही बोल रहे हो ना? हाँ बेटे, मैं डीप में नहीं जा रहा तो इसलिए कैश ही बोल रहा हूँ। बोल दो कैश और क्रॉस चेक। हाँ ठीक है। तो अगर आपने उसे कैश में पेमेंट कर दी तो वो खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। आप डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो, नेट बैंकिंग से करो, आरटीजीएस, एनईएफटी, जो मर्जी करो। तो वैसे तो वो खर्चा अलाउ, मतलब खर्चे तो सारे अलाउ है, लेकिन इन मोड ऑफ पेमेंट से करोगे 10,000 से ज्यादा का खर्चा है तो। सर मेरा एक 50,000 का खर्चा है, ध्यान से सुनना,
सर मैं 10,000 आज पेमेंट करूं, 10,000 कल करूं, 10,000 अगले दिन करूं, 10,000 अगले दिन करूं, तो हाँ फिर अलाउ है, फिर अलाउ। एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं करनी, एक दिन में 10,000 से ज्यादा नहीं करनी। तो ये भी बता दिया, ये भी बता दिया, बहुत बढ़िया। अब आ जाओ जी 43B पे, बड़ा ही शानदार सेक्शन है, बड़ा ही शानदार और जानदार सेक्शन है। क्या कहता है ये सेक्शन? बेटे जो अकाउंटिंग होती है ना, वो एक्रूअल बेसिस पे होती है और खर्चे हमें एक्रूअल बेसिस पे रिकॉर्ड करने होते हैं। ये हमने कब पढ़ा था? 11th में पढ़ा था, 12th में पढ़ा था। तो सर इनकम टैक्स में भी ऐसा ही है? हाँ बेटे इनकम टैक्स में भी ऐसा ही है। वो कहते हैं कि एक्रूअल बेसिस पे अगर आपने अपनी इनकम बनानी है और एक्सपेंसेस क्लेम करने हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन 43B क्या कह रहा है? अब मैं 43B की भी डिटेल में नहीं जाऊंगा। 43B क्या कह रहा है? आप अगर एक्रूअल बेसिस, ध्यान से सुनना, आप अगर एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो, क्योंकि कैश बेसिस फॉलो करोगे तो इस सेक्शन में दिक्कत नहीं है, अभी समझ जाओगे। अगर आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हो तो हम आपको 7 एक्सपेंसेस बताएंगे। कितने बताएंगे? 7 एक्सपेंसेस बताएंगे। वो एक्सपेंसेस आप अगर प्रीवियस ईयर के एंड होते होते, आपका प्रीवियस ईयर 31 मार्च को ओवर हो रहा है, 31 मार्च तक अगर उन खर्चों की पेमेंट कर दोगे तो वो साल में अलाउड हो जाएंगे, वरना जब पेमेंट करोगे जब अलाउ होंगे। मतलब क्या? ये 7 खर्चे जो 43B में लिखे हैं वो पेमेंट बेसिस पे अलाउड है। कैसे अलाउड है? पेमेंट बेसिस पे। समझ में आती है बात? क्लियर? आपका प्रीवियस ईयर है, ध्यान से सुनेगा, आपका प्रीवियस ईयर है 2022-23, ठीक है, जो कि खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2023 को। ठीक है जी, खत्म होने वाला है। ठीक है, और असेसमेंट ईयर क्या हो गया? असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 23-24। अगर ये 7 खर्चे आपने इस साल किए हैं तो ये आपको एक्रूअल बेसिस पे नहीं अलाउ होंगे, ये आप 31 मार्च 2023 तक पे कर देना। समझ में आ गई? 7 खर्चों की डिटेल की बात नहीं कर रही। लेकिन इन्होंने कहा, मतलब टैक्स पेयर्स ने कहा, सर मार्च में ना बहुत ज्यादा काम हो जाता है सर, पता है क्या? क्लोजिंग हो रही होती है, ऑडिटर भी तंग कर रहे होते हैं, ये भी तंग कर रहे होते हैं, वो भी, और बहुत सारी रिटर्न भी भरनी होती है, क्लोजिंग हो रही होती है सर, बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो थोड़ा सा टाइम हमें दे दो। तो हमने इन्हें टाइम एक्सटेंड कर दिया। मतलब क्या? बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं जब क्लास में पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छी एनालिसिस होती है, आधा पौना घंटा लग जाता है इस सेक्शन को करते करते। ठीक है, इस साल की जो रिटर्न की ड्यू डेट है, जो रिटर्न की ड्यू डेट है, रिटर्न की ड्यू डेट क्या है मेरे को ध्यान नहीं, ठीक है, जो भी रिटर्न की ड्यू डेट है, इंडिविजुअल के लिए आपको पता है और टैक्स ऑडिट वालों के लिए, कंपनी के लिए आपको पता है। अगर आपने इस साल की रिटर्न की ड्यू डेट, मतलब जिस साल का खर्चा है, पहली बात तो ये ध्यान से समझना, जिस साल का खर्चा है उस साल की रिटर्न की ड्यू डेट तक भी अगर वो खर्चा पे कर दिया और उसका प्रूफ हमें दिखा दिया तो हम उस साल में अलाउ कर देंगे, वरना जब पे करोगे एक्चुअल में जब अलाउ। ठीक है, तो ये सेक्शंस, ये 3 सेक्शंस आपको बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बीइंग अ बिजनेसमैन भी ना, मेरे को हर अपने एरिया की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर मैं बिजनेसमैन भी हूं, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, स्टिल मेरे को इन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए कि मेरे अकाउंटेंट और मैं अपने ऑडिटर, अपने टैक्स कंसल्टेंट के साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर डील कर सकूं और ये सारी चीजें मेरे को पता हो। ठीक है, होप सो वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो टीडीएस के कंसेप्ट पे बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा भेज देना, कोशिश करूंगा कि इस बार मन कर रहा है कि हाँ टैक्स की क्लासेस फिर से शुरू करूं। अगर शुरू की तो डेफिनेटली यूट्यूब पे आपको इन्फॉर्म कर दूं। थैंक यू फ्रेंड्स।